हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम जो है आधुनिक भारत से संबंधित एक टेस्ट जो आपसे लिया था और उस टेस्ट के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2-3 भागों के अंदर ये टेस्ट डिस्कस हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी था। 80 क्वेश्चन इसके अंदर आपके थे और 80 के 80 क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था स्टूडेंट कि आप जो डायरेक्ट वे में कोई इजी क्वेश्चन हो और आप इसका आंसर दे सकते हो। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ ही रहा था। ठीक है, तो देखते हैं आज के इस टेस्ट के अंदर। और ये टेस्ट आपका आधुनिक भारत के अंदर लगभग सभी चैप्टरों को कवर करता है और विशेष तौर पे उन सभी बिंदुओं को लेकर ये टेस्ट आपका बनाया गया था जहां आपसे भी आपका डाउट बना रहता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या आपका टेस्ट था और चर्चा करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले थे या कहां आपने गलती की और गलती को आप जो है दोबारा उसको अपनी सुधार सकते हैं और एग्जाम के अंदर आप उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो इस चीज से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रह रही होगी आपके लिए और एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका आज का कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोमुखी निसंयदन सिद्धांत का उद्देश्य है। अधोमुखी निसंयदन सिद्धांत का उद्देश्य है। तो अब मैं आपको एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अधोमुखी निसंयदन सिद्धांत, इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? ये फिल्ट्रेशन थ्योरी पहले मैं एक बार इसके बारे में बता दूं आपको। लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो मैकाले मिनट्स प्रस्तुत की गई थी उसके अंदर ये फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी। यहां पे मैकाले के द्वारा बोला गया था कि सभी भारतीयों को शिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सभी भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान, यूरोपीय ज्ञान देना, तर्कवाद पे ज्ञान देना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात मैकाले के द्वारा बोली गई थी। जो यूरोपीय जो अपना जो खर्च है, जो पश्चिमी ज्ञान है, वो सभी को नहीं, वो कुछ लोगों को प्रदान किया जाएगा और वो लोग अपनी भारतीय भाषा के अंदर भी उनको समृद्ध होना पड़ेगा, भारतीय भाषा के अंदर भी समृद्ध होना पड़ेगा और उस पश्चिमी ज्ञान को तब निचले तबके के अंदर वो लोग ही पहुंचाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यानी फिल्टर हो कर ये ज्ञान नीचे वाले लोगों के पास में जाएगा, ऊपर से नीचे तक ये ज्ञान जाएगा। तो अधोमुखी निसंयदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी, ये मैकाले के द्वारा दी गई थी। और अब इसके ऑप्शन देख लीजिए कि उच्च तथा मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए। ये बात देखो, उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को शिक्षित करने में धन व्यय किया जाए ताकि वे शिक्षा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित कर सके। वो आम लोगों की भाषा में उसको जनता के बीच प्रसारित कर सके। सभी लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये पश्चिमी ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के द्वारा बोली गई थी और पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही भी सेट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, जनता के लिए स्थानीय सामग्री और भाषाओं के साथ धार्मिक तर्क पर प्राच्य शिक्षा प्रदान करना। प्राच्य शिक्षा प्रदान करना गलत। और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और नीतियों के माध्यम से संपूर्ण जनता को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करना। संपूर्ण जनता को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करना गलत भाई। ये बाद में 1854 के बाद में चार्ल्स वुड के बाद आएगा। महिला शिक्षा का समर्थन करना, वे अपने आधुनिक विचारों को शिक्षा, ये चार्ल्स वुड के बाद के सिद्धांतों के अंदर आएगा भाई। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का, ना कि बंगाल का, वो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी, जिसके समय में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी? तो आप बोलोगे वह वायसराय आपका था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, जिसका समय 1844 से शुरू होता है। इन्हीं के समय में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। नेक्स्ट पे आइए भाई कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। साइमन नाम एकदम आया, साइमन। और ये साइमन जो थे, कौन थे भाई, अगर आपसे पूछा जाए, और ये साइमन कमीशन क्या था, मैं विस्तारित रूप से अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं यहाँ पे,
तो आप एक चीज जानते हैं कि 1919 में एक आपका यहाँ पे कमीशन गठित हुआ था, एक आयोग आया था 1919 में, और सुधार भी आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके तहत बोला गया था कि जब यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, इसकी जांच के लिए दोबारा से 10 साल के बाद में दोबारा आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन 1931 में चुनाव होने के कारण वहां पर 1900 पहले ही ये आयोग गठित कर दिया गया। और आप देखते हैं कि साइमन कमीशन से संबंधित कौन कौन सी मुख्य बातों को आपने यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले तो नाम आया साइमन, तो साइमन इसके अध्यक्ष थे, और आप देखते हैं कि 7 सदस्य इसके अंदर थे, और साइमन एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, जो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे। साइमन एकमात्र ऐसे सदस्य थे। इसके अलावा 2 सदस्य ऐसे थे, बर्नोन होर्टसोन और क्लीमेंट एटली। बर्नोन होर्टसोन और क्लीमेंट एटली, ये 2 ऐसे सदस्य थे जो कि लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि जिस समय आजाद देश हुआ, अपना देश आजाद हुआ, उस समय में सरकार किस पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली की सरकार उस समय में हुआ करती थी, जो साइमन कमीशन में सदस्य था, बर्नोन होर्टसोन और क्लीमेंट एटली। इसके अलावा जो चारों सदस्य थे, 2 ये और 1 लिबरल, और 4 जो हमारे बचते हैं, तो चारों कैडेगन वगैरह, ये सब फोक्स वगैरह, ये सभी के सभी सदस्य हैं आपके कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है, कंजर्वेटिव। तो इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसने, किसके कहने पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो तत्कालीन उस समय में जो हमारा वायसराय हुआ करता था, इरविन, तत्कालीन वायसराय इरविन जो हुआ करता था, उसके कहने पर किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन के अंदर शामिल नहीं किया गया था। और मैंने बताया आना था इनको लेट, लेकिन चुनावी कारण इनको पहले ही गठित कर दिया गया। अगर पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आप बोलोगे नवंबर 1927 को गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर साइमन कमीशन कब आया था, तो आप बोलोगे 1928 के अंदर भारत के अंदर साइमन कमीशन अपना आया था। अगर पूछे कि रिपोर्ट कब जारी करता है साइमन कमीशन, तो रिपोर्ट अपनी जारी करेगा 1930 के अंदर। इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि कब आया, कब रिपोर्ट जारी की, कब कमीशन गठित हुआ। तो भारत में आप जानते हैं फरवरी 1928 के अंदर ये आते हैं, और हर जगह इनका विरोध होता है, चाहे बात बंबई की करे, चाहे बात दिल्ली की करे, चाहे बात संयुक्त प्रांत की करे, चाहे बात आप लाहौर की करे। और इसी समय आप देखते हैं लाहौर के अंदर जो हमारे गरम दल के जो मुख्य नेता थे, जो एकमात्र गरम दल के ऐसे थे जिन्होंने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एकमात्र गरम दल के ऐसे नेता जिन्होंने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की 1920 में, उनकी यहाँ पे लाठी डंडों के कारण, लाठी डंडे जब बरसाए गए, तो उन लाला लाजपत राय की मृत्यु यहाँ पे अपनी हो गई थी। ठीक है, तो 1928 के अंदर, तो ये भारत के अंदर 1928 में आए। तो ये 7 सदस्य थे। इन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट के अंदर बोला कि जो प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है, इसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा इन्होंने मताधिकार को बढ़ावा देने की बात की, और कई सारे बात की। लेकिन ये जो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की, यानी कि अधिराज्य की सिफारिश, जो कि डोमिनियन स्टेट की सिफारिश, आप देखेंगे साइमन कमीशन के तहत नहीं होती। ये नेहरू रिपोर्ट में मांग करते हैं, और क्रिप्स मिशन के अंदर भारत को प्राप्त होती है, आगे चलकर प्राप्त होती है डोमिनियन। जब इन्होंने, गांधी जी ने कहा था ये तो आउटडेटेड चेक है, तो डोमिनियन स्टेट की बात साइमन कमीशन में नहीं की गई थी। अगर साइमन कमीशन में डोमिनेशन की बात होती तो फिर तो मतलब और दूसरा वो था, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं की गई थी, दूसरी बात यहाँ पे थी। तो यहाँ पे आपसे सही पूछा है, और सही के सही कौन सा है कि अंग्रेजों के सभी सदस्य, अंग्रेज आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। मैंने आपको ये सभी बता दिया, और इसका आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए कि 1 नवंबर 1858 को जारी महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिमाग में आएगा सबसे पहले 1 नवंबर 1858। क्या था 1 नवंबर 1858 में? आप जानते हैं कि 1858 से पहले जो शासन हुआ करता था, वो कंपनी का शासन हुआ करता था। लेकिन अब कंपनी के शासन से चेंज होकर अब महारानी शासन की यहाँ पे शुरुआत हो गई। इलाहाबाद के अंदर एक घोषणा पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और महारानी विक्टोरिया के अधीन मतलब इसको देखा गया, और अब इस महारानी की उद्घोषणा के साथ ही यहाँ महारानी शासन शुरू हो गया, क्राउन का ताज यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस उद्घोषणा के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। देखो यहाँ पे अब तक आपने देखा पहले कि 1757 से आप देख रहे हैं कि 1757 से और 1757 से 1773 तक, 1757 से 73 तक बंगाल का गवर्नर, 1773 से 1835 तक बंगाल का गवर्नर जनरल,
1835 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल, और 1857 के बाद में 1947 तक गवर्नर जनरल के साथ साथ में वायसराय की अतिरिक्त उपाधि यहां पे दी गई। तो ये पहला ऑप्शन यहां पे आपका सही है। दूसरा ऑप्शन कि भारतीय राज्यों के द्वारा ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान किया जाना था। ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता, पैरामाउंटेसी, ये बात सही है। अब कंपनी से शासन, क्राउन की सर्वोच्चता को यहां पे स्वीकार प्रदान किया जाना था, ये बात भी यहां पे आपकी सही है। तीसरी कि उद्घोषणा में सभी भारतीयों के नस्ल या पंथ पर विचार किए बिना सभी सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। हो सकता है कि आपने अपनी बुक में नहीं पढ़ा हो ये ऑप्शन, कि ये सभी नस्ल पंथ पर विचार किए बिना समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता यहाँ पे ना पड़ा हो, लेकिन 1858 की महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में ये कथन भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही सेट हो रहे हैं। आपने सोचा होगा कि ये तो 1833 के अंदर बोला गया था कि धर्म, नस्ल, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये बात यहाँ पर भी उद्घोषणा के अंदर भी आपकी देखी जाएगी, यहाँ पे भी बोली जाती है जब महारानी उद्घोषणा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 1858 में जब महारानी घोषणा जो जारी की गई उस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका आंसर पामस्टन नहीं होना चाहिए। आपका आंसर जो होना चाहिए वो लॉर्ड डर्बी होना चाहिए, लॉर्ड डर्बी होना चाहिए। और अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 1857 की क्रांति के समय में भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो एक साल के बाद में देखो चेंज हो जाते हैं। 1857 में पामस्टन, 1858 में लॉर्ड डर्बी हुआ करते थे, और 1858 के अंदर बहुत सारे चेंज यहाँ पे होती है। जो पहले से गवर्नर, जो पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अपने होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया और भारत के सचिव की नियुक्ति यहाँ पे अपनी कर दी गई, और सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी यहाँ पे गठन यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए भाई सही पे विचार करना है, गलत पे विचार करना है। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी भाई, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। आज एकदम कंफर्ट लगा और एकदम आपके लिए तैयार वीडियो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश रहेगी 1-2 वीडियो और आज आपको मैं दूँ। और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, रिवीजन के लिए, रिवीजन में रामबाण के रूप में साबित होंगे आपके, कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है कि कौन से कथन सही है। आंदोलन की उद्घोषणा के लिए क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारणों में से एक थी। क्रिप्स मिशन, ये कहां से आया क्रिप्स मिशन? आप जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया, उसके समय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मुख्य धाराएं थी, दो मुख्य शक्तियां थी। एक मित्र राष्ट्र था और एक दूसरा अपने जो एक जर्मनी गुट था, एक ब्रिटेन गुट था अपना। तो ब्रिटेन के ऊपर एक लगातार दबाव, प्रधानमंत्री जो चर्चिल हुआ करते थे, लगातार दबाव रूजवेल्ट, अमेरिका और इनका ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ था कि भारत को लेकर, कि भारतीयों को भी शामिल करना था, भारतीयों को भी शामिल करना था। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ये बना क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स के अधीन ये यहाँ पे क्रिप्स मिशन भेजा गया, लेकिन इसको आउटडेटेड चेक जो है, गांधी जी ने इसकी संख्या दी, ये तो आउटडेट हो गया है चेक, तो वापस जाना पड़ा। क्रिप्स मिशन में बहुत सारी बातें थी, वो क्रिप्स मिशन के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। तो आंदोलन की घोषणा के लिए, और जब ये विफल हुआ तो आप देखते हैं अगस्त के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 बात याद रखनी है। देखो, एक आया आपका अगस्त प्रस्ताव, एक आता है अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 के अंदर आएगा, और एक आता है अगस्त क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब, तो 1940, अगस्त क्रांति कब, तो 1942, क्योंकि आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को अपनी हुई थी। देखो, डायरेक्ट फैक्चुअल यहाँ पे चल रहा है, और आपके एग्जाम में भी फैक्चुअल आएगा भाई, है ना। अब कहानी सुनाने से कोई लाभ क्या होगा जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और पहला ऑप्शन सही है कि आंदोलन के तहत ब्रिटिश और रियासत दोनों के लोगों से कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिटिश भारत का मतलब ये है, तभी आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में हो, क्योंकि ब्रिटिश भारत के अंदर जो भी प्रजा आती थी उनसे, वो भारतीय ही थे, ब्रिटिश भारत के अंदर जो भी प्रजा आती थी और रियासत, दोनों से इस कार्रवाई के अंदर लोगों से कार्रवाई का आह्वान किया गया भारत छोड़ो आंदोलन की। ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, किस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ?
नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन इसको नहीं प्राप्त हुआ। ये तो रूस के साथ चली गई थी, रूस का साथ दे रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके साथ नहीं थी, ये समर्थन नहीं कर रही थी। और आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ में आप देखेंगे कि हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा भी इससे भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रही थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्यतः सभी नेताओं को जेल के अंदर कैद कर दिया गया था और फिर भूमिगत होकर यहाँ पे महिलाओं ने, नेताओं ने यहाँ पे अपना आंदोलन को चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा यहीं पे दिया गया था। तो आंसर आप देखेंगे ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि संविधान सभा के 70% से अधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। संविधान सभा के 70% से अधिक सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। और आप एक चीज देखोगे, मुस्लिम लीग ने बोला था कि ये तो एक ही पार्टी से संबंधित सभी सदस्य है, तो इसका बहिष्कार करने की बात की थी। तो संविधान सभा के 70% से अधिक, यानी कि अगर आपको मैं टोटल बताऊं तो 82% सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से थे संविधान सभा के अंदर। और बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव बी.आर. अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। भाई बी.आर. अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। किसने किया था? इन्होंने नहीं किया था। ये किसने किया था? आपका नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन ये बात देख लिया करें, आगे क्वेश्चन में गलती करोगे आप इसी चीज में, सही है कि नहीं है। नेक्स्ट कि ब्रिटिश भारत में कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में नियंत्रण बोर्ड, हिंदी में नियंत्रण बोर्ड और इंग्लिश में अगर मैं बोलूं कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये है आपका नियंत्रण बोर्ड। और एक है नियंत्रक मंडल, एक है, ये तो है नियंत्रण बोर्ड और एक है आपका नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल को क्या बोलोगे आप? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। और आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन है कि इसे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के माध्यम से गठित किया गया। तो आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से चले आ रहे थे 73 से, लेकिन इस पर नियंत्रण करने के लिए ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठित किया गया था। दूसरा ऑप्शन, किसी निदेशक मंडल के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने हेतु गठित किया गया था। ये बात भी सही है, मैंने बोल दिया, इस पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर। इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने और इनको पद से हटाने की शक्ति थी इनके पास। ये बात गलत है, इनके पास पद से हटाने की, नियुक्त करने की शक्ति नहीं थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इनके पास तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण करने की शक्ति थी। तो यहाँ पे सही पूछा है तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पद को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कब समाप्त किया गया था, तो आप देखोगे 1858 के अंदर। 1858 के अंदर दोनों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत सचिव की नियुक्ति यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और समाचार पत्र और इनसे संबंधित संस्थापक है स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। दक्षिण भारत के अंदर ये समाचार पत्र था। कब जारी किया गया? 1882 के अंदर। 1882 के अंदर तमिल भाषा के अंदर ये समाचार पत्र जारी किया गया, स्वदेश मित्रन। इंडियन मिरर, और आप इंडियन मिरर देखते हैं यहाँ पे सेन आ जाता है, सेन। लेकिन ये सेन देखना है कि एस एन सेन है या केशव चंद्र सेन है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर की, उसमें केशव चंद्र सेन के द्वारा इसमें संपादक के रूप में आगे कई सारे व्यक्तियों का रोल यहाँ पे होगा। लेकिन इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़े हुए थे, केशव चंद्र सेन जुड़े हुए थे, तो सुरेंद्र नाथ सेन इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, इस बात का याद रखना है। वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं, वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं होंगे, ये होंगे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 के अंदर, जिसने एशिया का पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद में संसद सदस्य के रूप में जिनको पद प्राप्त हुआ। तो वॉइस ऑफ इंडिया का अपना जो लेखक था वो थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपका एक ही सुमेलित है, सिर्फ एक ही यहाँ पे आपका सुमेलित है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए।
और नेक्स्ट है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसोफिकल आंदोलन कि भारत में थियोसोफिकल आंदोलन का पहला मुख्यालय मद्रास के बाहरी इलाके में स्थित अड्यार में स्थापित किया गया। ये क्यों बोला है भारत में पहला मुख्यालय? क्या ये भारत से बाहर था? हाँ, ये भारत से बाहर था। जिस समय में भारत में आर्य समाज की स्थापना हुई, इसी समय में भारत से बाहर अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर के अंदर मैडम ब्लावत्स्की, पीएच ब्लावत्स्की और कर्नल आलकट के द्वारा इसकी स्थापना, थियोसोफिकल आंदोलन सोसाइटी की स्थापना अपनी हुई थी। और भारत में तो ये लगभग 5-7 साल के बाद में 1882 के आसपास में भारत के अंदर ये आया था थियोसोफिकल। ये भारतीय सांख्यों के, भारतीय उपनिषदों मतलब उपनिषद, सांख्य दर्शन, पुनर्जन्म, हिंदू धर्म की क्रमवादी सिद्धांतों को स्वीकार करता था। ये बोला है कि अस्वीकार इन्होंने कर दिया, अस्वीकार नहीं किया, ये स्वीकार करता था। और आप जानते हैं कि थियोसोफिकल आंदोलन को बल उस समय में मिला जब इसकी कमान जो है एक आयरिश महिला एनी बेसेंट को दी गई, तो उस समय में थियोसोफिकल आंदोलन को कमान यहाँ पे इसको बल मिला 1907 के आसपास। कई का मत है कि भाई ये आर्य समाज का एक भाग था, या कहीं इससे संबंधित जोड़ के देखते हैं। ठीक है, ये पुरानी हिंदूवादी उन पे बात करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, सेकंड यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सही पूछा है तो ए आपका यहाँ पे सही होगा भाई। नेक्स्ट कि मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते हैं भाई कि भारत के राज्य सचिव ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की। भारत के राज्य सचिव ने, देखो इस समय में मार्ले आपके क्या हुआ करते थे? सचिव। मिंटो इस समय में वायसराय, याद रखना इस चीज का। आगे मॉन्टेग्यू आपके सचिव, चैम्सफोर्ड आपके वायसराय, ये ऐसे आएगा कई जगह कि भारत के राज्य सचिव ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना है। ये बात स्टेटमेंट तो आपकी सही है, लेकिन ये मार्ले मिंटो सुधारों के तहत नहीं बोली गई थी, ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत बोली गई थी कि स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है भाई। ठीक है, दूसरा कि बड़े जमींदारों और ब्रिटिश पूंजीपतियों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के चुनाव से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया। इनको अभी भी अधिकार थे और ये पूर्णतः प्रतिबंधित इन पूंजीपतियों और जमींदारों को नहीं किया गया था। ये बात यहाँ पे सही है। और इन सुधारों में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, आप जानते हैं कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल के तहत रखा गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंदर आप देखोगे तो सही पूछा है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे आपका सही है भाई। नेक्स्ट आप देखिए भाई कि एनी बेसेंट के संदर्भ में अभी जिसका वर्णन आया, जो एक आयरिश महिला थी, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा जो बनती है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करने हेतु भारत आई थी। ये बात भी सही है, थियोसोफिकल सोसाइटी में कार्य किया। आगे चलकर मुख्य बागडोर भी इनको थियोसोफिकल सोसाइटी के अंदर मिलती है। इन्होंने अपने दो अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की। ये भी आप जानते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के अखबार थे। तीसरा, उन्होंने अपनी होम रूल लीग का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया था। होम रूल लीग का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया था, मुंबई में स्थापित नहीं किया था। इन्होंने होम रूल लीग का मुख्यालय अड्यार के अंदर स्थापित किया था। कहां पे भाई? मद्रास में अड्यार के अंदर। तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि होम रूल लीग आप देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। पहली महिला अध्यक्ष, यस। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप बोलोगे एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा, तो आप बोलोगे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, और कब, अगर पूछा जाए कब, तो 1925 में। कहां पे? कानपुर अधिवेशन के अंदर, कानपुर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बताइए एनी बेसेंट ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पे की थी? 1917 के अंदर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखें तो 1, 2 और 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन सही है भाई। 1, 2, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से 1814 के आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम थे? कौन से आंग्ल नेपाल युद्ध का परिणाम आपका था यहाँ पे? और यहाँ पे देखिए कि नेपाल ने अपने यहाँ एक ब्रिटिश
रेजिडेंट को रखना शुरू किया। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कि नेपाल के साथ में संघर्ष होता है, अपने इन्होंने भौगोलिक उसको बढ़ाना था। और आप देखते हैं 2 वर्ष के बाद में एक संधि भी होती है जिसको आप सुगोली की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो सुगोली की संधि के तहत नेपाल ने अपने यहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया था। ये बात यहाँ पे आपकी सही है। दूसरा ऑप्शन, सिक्किम नेपाल को दे दिया गया। सिक्किम नेपाल को नहीं दिया गया, सिक्किम अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। सिक्किम अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तीसरी बात कि मध्य एशिया में व्यापार के लिए अंग्रेजों को बेहतर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। मध्य एशिया में व्यापार के लिए अंग्रेजों को बेहतर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप देखिए मध्य एशिया में व्यापार के लिए, ये बात सही है। मध्य एशिया में व्यापार के लिए इनको माध्यम यहाँ पे मिल गया था। मध्य एशिया के अंदर चीन के साथ में दूसरे देशों के साथ में तो व्यापार ये कर सकते थे। और आप देखते हैं गढ़वाल कुमायूं वाला क्षेत्र इनके अधीन आ गया था और ये सिक्किम में इन्हीं के अधीन आ गया था। ब्रिटिश रेजिडेंट इन्होंने रखना शुरू कर दिया था। और आगे चलकर आप देखोगे जैसे कि बात आती है कि 1857 की क्रांति के अंदर आप देखोगे कौन से 1914 में अधिकतर कौन सी रेजिमेंट थी जहाँ के सेना इनकी पैदल सेना के अंदर भागते। तो गढ़वाल या ये अपने जो गोरखे वगैरह होते थे इन्होंने इनका साथ अंग्रेजों का दिया। तो सिक्किम नेपाल को दे दिया गया, ये बात गलत है आपकी। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना था, तो सही उत्तर में आपका 1 और 3 आएगा। हो सकता है आपने गलत लगाया हो तो मैच कर लेना। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। वह ब्रह्म समाज से संबंधित बंगाल के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1870 में वर्किंग मैंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के प्राथमिक विचार के साथ श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। देखिए ध्यान से, 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की, श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। किसके द्वारा? तो आप देखेंगे शशिपाद बैनर्जी के द्वारा, शशिपाद बैनर्जी के द्वारा। और ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। बंगाल के अंदर एक समाज सुधारक जो है शशिपाद बैनर्जी अपने हुआ करते थे। तो कुछ क्वेश्चन आपको एकदम नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि क्या था ये गलघोटू अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में। भारतीय भाषाओं के अखबारों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। ये बात सही है। जब ये भारतीय भाषाओं में आवाज मुखर करने लगे थे तो लॉर्ड लिटन इस समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर आए थे। यदि सरकार को लगता है कि कोई अखबार राजद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कर रहा है तो इस एक्ट में उस अखबार की प्रिंटिंग प्रेस और उससे जुड़ी अन्य सामग्रियों को जब्त करने का प्रावधान था। ये बात भी यहाँ पे आपकी सही है। लेकिन तीसरी बात देखिए कि 1881 में लॉर्ड लिटन के द्वारा निरस्त किया गया। भाई लिटन के द्वारा तो लागू किया गया था, निरस्त करने वाली बात जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में की गई। तो पहला और दूसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देखिए पर 1929 के लाहौर के अधिवेशन के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। गलत। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता का मौका मिला था वो एक युवा को मिला था। और यहाँ पे अब युवा यानी कि एक प्रतीक के रूप में अब देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू समय में युवा हुआ करते थे और आगे चलकर युवाओं को भी मौका मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके 2 साल बाद भी 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जो अधिवेशन कराची के अंदर अपना होना था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जो अधिवेशन कराची के अंदर अपना होना था। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा नामक एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। सविनय अवज्ञा नामक एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित, ये बात सही है, करों का भुगतान न करने सहित, ये बात आपकी यहाँ पे सही है। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात भी तो जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे बोली थी। तो कौन से सही है? तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी यहाँ पे आपका सही है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोली गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अब देखिए किसान आंदोलन से संबंधित आप 1859-60 के नील विद्रोह के संदर्भ में आपने बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए। और आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन था, किसानों के समय में शुरुआती आंदोलन था। इसके बाद में आप देखोगे
कि नील के बाद में आप पाबना विद्रोह देखोगे, फिर दक्कन देखोगे, फड़के देखोगे, उसके बाद में बिजोलिया देखोगे, चंपारण देखोगे, एका अवध देखोगे, बारदोली देखोगे, वर्ली बकास्त देखोगे, तेबागा तेलंगाना, ये सब आंदोलन आप देखते हैं किसान आंदोलनों के तहत। तो 1859 के नील विद्रोह के संदर्भ में आपने देखना है कि कथनों पर विचार कीजिए कि नील की खेती करने वाले किसानों ने बागान मालिकाओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लठियाल नामक समूह का गठन किया। इस क्वेश्चन में जहां तक मैं मान के चलता हूं आपने गलत किया होगा। गलत क्यों किया होगा कि आपने बोला होगा नील की खेती करने वाले किसानों ने बागान मालिकों के विरुद्ध लठियाल नामक समूह का गठन किया। आप बोलोगे ये तो गलत है, आप बोलोगे गलत है, आपने भी बताया गलत है कि नील की खेती करने वालों ने लठियाल का गठन नहीं किया था, ये तो बागान मालिकों ने लठियाल का गठन किया था। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहां पे सही पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है ना, तो सही नहीं है, तो ये आपका आंसर में तो सही आने वाला है क्योंकि सही नहीं पूछा है आपसे। दूसरा, ईसाई मिशनरियों ने नील की खेती करने वाले किसानों को सक्रिय समर्थन प्रदान किया। ईसाई मिशनरियों ने नील की जो खेती कर रही थी उनको अपना समर्थन देना ही था। और नील उत्पादन की प्रणाली की जांच कर रहे नील आयोग ने बंगाल मालिकों को दोषी ठहराया। बागान मालिकों बाद में यहाँ पे सिटनकोर आयोग बनता है, गठित होता है, उसके बाद में जो ये जांच कर रहे थे उन्होंने बागान मालिकों को दोषी ठहराया था। तो ये भी बात सही है। तो गलत पूछा है, सही नहीं है, तो सही नहीं में तो एक ही आएगा आपका, सही नहीं में कौन आएगा, सिर्फ आपका एक आएगा। और अगर मैं आपसे और पूछूं कि इससे संबंधित 1859 के नील विद्रोह से संबंधित, तो आप देखोगे कि आपका कौन सा समाचार पत्र था, नील दर्पण, जिन्होंने इसका समर्थन दिया था, नील दर्पण, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इससे अपने जुड़े हुए थे और बंगाल के अंदर ये विद्रोह अपना हो रहा था। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित नेताओं में से 1857 के विद्रोह के संबंध में थे नाना साहब आप जानते हैं कानपुर से जुड़े हुए थे, खान बहादुर खान आप जानते हैं कि खान बहादुर खान भी अपने जुड़े हुए थे, या आप बेगम हजरत माल बख्त खान, सभी के सभी जो है अपने यहाँ पे जुड़े हुए थे, सभी के सभी, चारों के चारों। चाहे भाई छोटा आए चाहे बड़ा आए, चाहे गजाधर सिंह पूछा जाए, चाहे कदम सिंह पूछा जाए, चाहे देवी सिंह पूछा जाए, चाहे आपको राव तुलाराम पूछा जाए, चाहे आपको शहजादा फिरोज शाह पूछा जाए, चाहे आपको कोई भी छोटा से छोटा 1857 के विद्रोह से संबंध पूछा जाए, तो आपने बताना है कि कौन जुड़े हुए थे कौन नहीं जुड़े हुए थे। बाबा साहमल पूछा जाए, तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। नेक्स्ट कि ये स्वराज पार्टी के संदर्भ में आपने बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, और यहां भी आपने इसी उसको लेकर गलत किया होगा, सही नहीं है। कि पहला है कि स्वराज दल का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश करने के प्रस्ताव की विफलता के बाद किया गया था। देखो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और अन्य जो सदस्य थे, जो चेंजर्स थे, जो परिवर्तनवादी थे, ये बोल रहे थे कि हमें परिषदों के अंदर जाके इन अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन नो चेंजर्स जो गैर परिवर्तनवादी थे वो इसका विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें चुनाव के अंदर नहीं आना चाहिए। तो पहली बात सही है आपकी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष चुने गए, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास जो बंगाल से थे। तो सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं में तो आपका बी आएगा। सही नहीं पूछा है तो बी आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आप देखिए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कि सही उत्तर चुनना है कि यह मिशन भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था। तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, भारत कैबिनेट मिशन जो आया था वो भारत के अंदर 1940 के अंदर ये आया था। इसके बाद में आप देखोगे कि इसके द्वारा प्रांतों और राज्यों के एक संघ का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें संघीय सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचारों को नियंत्रित कर सकती थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन में बोला गया था कि प्रांत और राज्यों को एक संघ का प्रस्ताव रखा गया था, रक्षा, विदेशी मामले, संचार को नियंत्रित, ये बातें यहाँ पे रखी गई थी, अपने अधीन लेने वाली बातें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार, दोनों ने अस्वीकार नहीं किया था, और दूसरे मुद्दे पर इसको अस्वीकार किया था, ना कि इस योजना को अस्वीकार किया था बाद वाले मुद्दे पर। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन। एक बार जाइए और कैबिनेट मिशन को कंप्लीट आप पढ़िए, ठीक है। कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोही करार दिया गया था, यंग इंडिया राजद्रोही करार दिया गया था, ये एक पत्र था महात्मा गांधी का, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां पे आप एक बात देख रहे हैं, 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोह करार नाम दिया, आप देखिए 1861 में
आईपीसी बन के आई थी, जानते हैं आप इस बात को, 1860-61 में। उसके बाद में उसमें आप देखेंगे कि 1870 में क्या ऐड किया गया था, राजद्रोहात्मक एक्ट ऐड किया गया था। राजद्रोहात्मक एक्ट ऐड किया गया था। आप देखते हैं कि धारा 124 ए एक्ट की गई थी, ए ऐड की गई थी। और आप जानते हैं किस भारतीय पर 124 ए शुरुआती समय में लगाई गई थी? आप बोलोगे बाल गंगाधर तिलक पर। बाल गंगाधर तिलक पर 1908 में, 1908 में। और बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल में भेजा गया था। उसी की पुनरावृत्ति थी ये यंग इंडिया पे जो राजद्रोह एक्ट लगाया गया, 124 ए लगाया गया, और दोबारा से महात्मा गांधी को भी 6 साल की जेल यहाँ पे हुई। तो उसी की पुनरावृत्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो मराठा मतलब अपने केसरी के जो लेखक बाल गंगाधर तिलक थे, और जो केस जो अपना हुआ था, उस केस के अंदर महात्मा गांधी को बोला गया था आप पर भी वही धारा लग रही है, वही सब लग रहा है जो बाल गंगाधर तिलक पे लगा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे जो मेरा जो नाम जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ में जोड़कर जो देखा जा रहा है, बाल गंगाधर तिलक के साथ में मेरा नाम जो जोड़ के देखा जा रहा है, मैं इसमें अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूं। ये बातें महात्मा गांधी ने कही थी। लेकिन एक बात है जो समानता और असमानता की आएगी कि बाल गंगाधर तिलक ने जब उन पे ये केस लगा था तो उनके अभियोग के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने अभियुक्त के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। और हालांकि आप देखते हैं 2 साल के बाद में गांधी जी को स्वतः ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया, यानी कि आरोपों को स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया। तो इस बात का याद रखना आपने। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने निम्नलिखित सम्मेलनों में भाग लिया, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो आप जानते हैं कांग्रेस ने ना तो पहले सम्मेलन में भाग लिया, ना कांग्रेस ने तीसरे सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। यह तो भीमराव अम्बेडकर जो थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। भीमराव अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। ठीक है, और अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन कौन से सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है, तो ये आज आपके हमारे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक साथ सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो बताइए आपको ये सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगा तो शेयर और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट नई बैच के अंदर जुड़ना चाहता है, नया बैच अभी हमारा शुरू हुआ है, तो आपका कोई जानकार जुड़ना चाहता है आगे दिसंबर के लिए या पीजीटी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो स्टूडेंट जुड़ सकता है। अभी बैच अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।